नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गरमरी काफी ज्यादा तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। सियासी पार्टियां फुल एक्शन में आ गई हैं। मुकाबला सबसे बड़ा है तो जाहिर है तैयारी भी सबसे बड़ी होगी। तमाम राजनीतिक दलों ने इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब सभी राजनीतिक दल अपने खिलाड़ी मैदान में उतारने के लिए मंथन कर रहे हैं, बैठक पर बैठक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की प्लानिंग में जुटे हुए हैं। कुछ ने उतार दिए हैं। उत्तर प्रदेश सियासी हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है और इसलिए तमाम राजनीतिक दलों का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। इस बार उत्तर प्रदेश के दो लड़के बीजेपी का रथ रोकने के लिए एक साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कह रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। क्या है उत्तर प्रदेश का समीकरण, सभी दलों का प्लान, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस का टारगेट दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जोर शोर से जुट गए हैं। बीजेपी किस सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी, इसको लेकर लगातार चर्चा मंथन चल रहा है। उम्मीदवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम दिग्गज बीजेपी के नेता मौजूद हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और खबर यह भी है कि बीजेपी इस बैठक के बाद अपनी पहली सीट जारी कर सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इस पहली लिस्ट में बीजेपी पिछले साल हारे हुए सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित कर सकती है। खबर यह भी है कि इस बार कई बड़े नेताओं का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी के पहले लिस्ट में किसका नाम होगा, किसका नाम नहीं होगा, लगातार इस पर मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है और तस्वीर आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 20 सीटों का समझौता हो चुका है। आम आदमी पार्टी के हिस्से में दिल्ली की 4 सीटें आई हैं। इन चारों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी 3 वर्तमान विधायक, उधर कांग्रेस भी दिल्ली के 3 सीटों पर जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। इसके लिए पार्टी में मंथन चल रही है, यानी कांग्रेस में मंथन चल रही है। आखिर दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्लान है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। साल 2024 के फाइनल मुकाबले के लिए राजनीतिक मैदान पूरी तरीके से सज चुका है। कौन सा खिलाड़ी किस मैदान में उतरेगा, किस राज्य में उतरेगा, उस पर लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने फाइनल मुकाबले के लिए अपना अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अब फाइनल की बारी है। सियासी चाल, वादे, दावों के आगे बढ़कर सीधे एक्शन की तैयारी है और मार्च के दूसरे हफ्ते तक फाइनल मुकाबले की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने महारथी को चुनना शुरू कर चुके हैं। 2024 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी अभी पूरी कर ली है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए
बेकरार दिख रही है, तो बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन तैयार किया है उसमें भी धार लगातार लगाई जा रही है, दी जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, यहां पर सीटों के समझौते के बाद अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन दलों ने दिल जीतते मिल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से सहमति बन रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में दिल मिलने की खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश से आई थी। उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए गठबंधन में मनमुटाव को दूर कर लिया। 7 साल बाद उत्तर प्रदेश के 2 लड़के एक बार फिर से साथ आ गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव ने हाथ बढ़ाया और दोनों साथ साथ मिलकर आगरा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हैं। मैं आपको राष्ट्रीय आवाज के जरिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि दोनों ने हाथ मिलाने के बाद आगरा से किस तरीके से हुंकार भरी थी। किसानों के लिए लड़ रहे हैं। किसानों को सिर्फ एक चीज चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल एमएसपी दे दीजिए। नरेंद्र सरकार कहती है कि हम आपको लीगल एमएसपी नहीं देंगे, लीगल एमएसपी आपको नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई, हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। अगर उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ उनका कर्ज माफ हो सकता है, तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसानों का कर्ज माफ हो, एमएसपी मिले। और सबसे पहले देश में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा था, समाजवादी लोगों ने कहा था ओल्ड पेंशन बहाल होगी और अपने घोषणा पत्र में लिखा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाल की, हिमाचल में इलेक्शन का मैनिफेस्टो में डाला और देश भर में आज ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी पक्ष में किसानों के। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद से आगरा में एक मंच पर आकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा पैगाम देने की कोशिश की है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होना या नहीं, इस पर फैसला लेने में अखिलेश यादव ने काफी वक्त लिया था और इसकी बड़ी वजह थी सीट शेयरिंग पर दोनों पार्टियों में जो हालात थे वो ठीक नहीं बैठ पा रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि अखिलेश यादव ने सीट को लेकर एक तरफा फैसला लिया और कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कांग्रेस में खलबली मच गई, बात इंडिया गठबंधन में ब्रेकअप तक पहुंच गई और प्रियंका गांधी की इसमें एंट्री होती है। प्रियंका गांधी ने के कमान संभालने के बाद दोनों पार्टियों में, यानी समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में पैचअप हुआ और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला। समाजवादी पार्टी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से पहले अपने पत्ते उत्तर प्रदेश में खोल दिए थे। समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। इसमें डिंपल यादव थे, धर्मेंद्र यादव थे, अक्षय यादव थे, कई बड़े नेताओं के नाम के ऐलान कर दिए थे। और उम्मीदवारों की इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम कैंडिडेट, 1 दलित, 1 ठाकुर कैंडिडेट, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार शामिल थे। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में से, जिनमें से 4 कुर्मी थे, 3 यादव समुदाय से ताल्लुक रखते थे, 1 शाक्य समुदाय से था, 1 निषाद और 1 पाल समुदाय से ताल्लुक थे। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा पर दलित वर्ग के प्रत्याशी पीसी को प्रत्याशी का टिकट दिया है। एटा फर्रुखाबाद में पहली बार किसी यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया है। यह समीकरण बिठाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसीलिए राजनीतिक में कहावत है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का सफर तय होता है।
जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। और पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती थी, बीजेपी 71 सीटें जीती थी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के चलते भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बिगड़ गया था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी तरीके से 2014 की जीत अपनी 9 सीटें 2019 में गंवा दी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश में ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा बेहतर रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है। इस बार बीजेपी को पिछली बार से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों के बीच पैचअप पर वाराणसी से तंज कस रहे हैं। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि उन्होंने वाराणसी दौरे पर इन 2 लड़कों पर क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्लीन स्वीप का नया फॉर्मूला बनाया है और इस फॉर्मूले के जरिए लोकसभा की वो 14 सीटें हैं जिन लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हालात अच्छे नहीं थे, इस बार सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं 14 सीटों पर लगने वाली है ताकि 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके। मैं एक बार फिर से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जीत का दावा वादा कर रहे हैं, आप खुद सुनिए। साथियों, आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार मोदी की गारंटी है। हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जैसे टारगेट बार बार हम बता रहे हैं कि 370 सीटें जीतने का है, उससे ज्यादा सीटें जीतने का है ताकि मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बना सके। इसके लिए जमीनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। मिशन 370 प्लस को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सधे हुए कदम से आगे बढ़ रही है और बीजेपी के लिए अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट हमारे सामने आ सकती है। अब से थोड़ी देर के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं
और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर इस वक्त बैठक चल रही है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक खत्म होगी, इसके बाद फिर यह बड़ी बैठक शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद भी हैं। बताया यह भी जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि नाम फाइनल हो चुके हैं। तकरीबन 200 नामों पर मुहर लग चुकी है, ऐलान होना बाकी है। उनमें से कौन कौन सी सीटें होंगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, उस पर लगातार मंथन चल रही है। क्योंकि जो सर्वे हुए थे उन सर्वों को आपस में मिलाया जा रहा है, उसके अलावा आपस में बैठक की जा रही है। कौन से कैंडिडेट हैं वो हार गए थे, उनके बारे में बातचीत की जा रही है। जो सीटें कमजोर थी उस पर बातचीत की जा रही है। किन कैंडिडेट को रिप्लेस करना है उन पर बातचीत कर रही है। और जो लिस्ट आज फाइनल हो जाएगी, अगली जो बैठक में नाम सामने आएंगे वो हर किसी को हैरान करने वाले होंगे, क्योंकि ऐसी खबर मिल रही है कि कुछ बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। कुछ बड़े नामों के उनको हटाया जा सकता है। कोई सिटिंग एमपी हैं, उनको विधानसभा भेज दिया गया था, और कुछ विधानसभा के जो विधायक रहे हैं उनको नेशनल यानी लोकसभा में लाया जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति और उनकी पार्टी की राजनीति को आप बाखूबी जान सकते हैं कि वो कोई भी किसी वक्त कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी पत्ता अपना यूज कर सकते हैं। आपको 2019 में जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह का नाम शामिल था, और इस बार यही उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि उस वक्त अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और यही उम्मीद बताई जा रही है कि इस लिस्ट आती है तो इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर दूसरे जो कद्दावर नेता हैं उनके नाम का ऐलान हो सकता है। क्योंकि मिशन 2024 में बीजेपी का फोकस जिन सीटों पर है वो 2019 में बीजेपी हार गई थी, इसीलिए पहली लिस्ट में इसका असर साफ देखा जा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस लिस्ट में करीब 100 से 200 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं, और बीजेपी के जो पहली सूची होगी उसमें बड़े नेताओं के नाम होंगे, अलग अलग राज्यों के नेताओं के नाम होंगे। जिसमें 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव को हार मिली थी, उस तरह की लिस्ट बनाने की तैयारी हो चुकी है। लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं, जिस पर बीजेपी का ज्यादा फोकस होगा। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, महाराष्ट्र की हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। बाकी जो दूसरे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत चुकी है, जहां पर उनकी सरकार है, वहां पर नया दांव भी खेल सकती है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव का पैटर्न देखें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। उसी पैटर्न पे चलते हुए बीजेपी जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट किसी भी पल जारी कर सकती है, और इसी पैटर्न पर बीजेपी कई सांसदों का टिकट काट सकती है। जैसे मैंने अब आपको बताया, पिछले साल हुए अलग अलग विधानसभा चुनाव में भी कई विधायकों के टिकट काटे गए थे। इसमें कई बड़े सीनियर नेता थे। पार्टी नेताओं ने इसकी चर्चा भी है कि लोकसभा चुनाव में इस बार बड़ी तादाद में टिकट काटे जाएंगे, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, इस बात की उम्मीद ज्यादा की जा रही है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 71 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे थे। 5 सांसदों को मध्य प्रदेश में बदला था। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने सभी 10 सांसदों के टिकट काट दिए थे। इस बार से नंबर कहीं ज्यादा होने की संभावना बीजेपी के सूत्र हमारे बता रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि कमल का फूल ही बीजेपी का उम्मीदवार है। इसके बाद इसकी चर्चा तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े नेताओं के लिए टिकट काट सकती है, और जिन सीटों पर बीजेपी सांसदों के टिकट कटने की ज्यादा संभावना है, जहां विपक्ष गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है,
पीएम मोदी ने जो 370 प्लस का टारगेट दिया है उसे पाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है और उसी पर लगातार मंथन भी चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ वक्त के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, चूंकि बैठक में किन नामों के ऐलान होगा वो बहुत बड़ी बात होगी। और लोकसभा चुनाव में वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 7 लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि दिल्ली की ये सीटें देश की राजधानी की सीटें हैं, इस लिहाज से ये बेहद खास मानी जाती हैं। सूत्रों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट समझौता हो गया है और राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जहां 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन चारों सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिन 4 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया उनमें से 3 इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक हैं देश की राजधानी दिल्ली से। और ऐसे में आम आदमी पार्टी की घोषणा के मुताबिक कि नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्व दिल्ली से कुलदीप कुमार और साउथ दिल्ली से सहीराम को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये चारों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नेता हैं जो पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। अब इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताया है इन पर और इनमें से सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सहीराम आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक है दिल्ली से, लेकिन अब ये सांसद पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट बन गए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो इंडिया गठबंधन के लिए सीट जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने अभी तक सभी राज्यों के 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए जल्द नामों का ऐलान हो जाएगा। हरियाणा से भी कुछ नामों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने हिस्से के उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। कांग्रेस की बारी है। अगले कुछ वक्त में कांग्रेस अपने तीनों उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। 3 सीटों पर कई बड़े दावेदार हैं जिसमें से कई लोगों के नाम हैं जो सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस के। उनमें से चांदनी चौक सबसे ज्यादा हॉट सीट है, यहां पर 3 दावेदारों के नाम शामिल हैं और इसमें से सांसद रह चुके जेपी अग्रवाल का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा आलाकमान से अलका लांबा जो विधायक रही हैं उनका भी नाम पर सहमति बन सकती है क्योंकि अलका चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हैं, जैसे मैंने बताया, महिला होने के नाते, और उनके नाम पर सहमति बन सकती है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली का नाम की चर्चा है और कांग्रेस के पुराने नेता हैं। इसके अलावा संदीप दीक्षित का भी नाम चल रहा है और संदीप दीक्षित की मां पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित जी, जिन्होंने दिल्ली में बहुत ज्यादा काम किया है, उनका फायदा उनको मिल सकता है। इसी तरीके से कांग्रेस में भी मंथन चल रही है। जो कांग्रेस के जो बाकी उम्मीदवार हैं अलग अलग स्टेट में, उनके नाम पर भी अगले कुछ दिनों में बातचीत चल सकती है। यानी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो एक के बाद एक लगातार अपने अपने कैंडिडेटों को उतारने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है और आने वाले टाइम में कुछ ही नामों का ऐलान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बाकी दूसरी पार्टियों की तरफ से। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।